मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली से बड़ा सियासी संकेत आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सरकार इसे शिष्टाचार भेंट बता रही है, लेकिन राजनीति में समय और संदर्भ कभी साधारण नहीं होते। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब बिहार में सत्ता की स्थिरता, मंत्रिमंडल विस्तार और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिल्ली जाकर देश के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संवाद यह संकेत देता है कि नीतीश कुमार किसी भ्रम या अनिश्चितता को जगह नहीं देना चाहते। सवाल यह नहीं कि मुलाकात हुई, सवाल यह है कि इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती दिखेगी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है। बीजेपी से श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, जो कि पूर्व महापौर भी रहे हैं दिल्ली में। जेडीयू से मोहम्मद लुत्फुल्ला जी हैं, जो प्रवक्ता हैं, और सीनियर रिपोर्टर रोहित शर्मा और हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप मिश्रा भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आता हूँ। जब से लौटे हैं नीतीश कुमार दिल्ली से, चर्चाएं बहुत हो रही हैं और 3-4 बड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि आप हमें बताएंगे और इसका थोड़ा सा मायने भी बताएंगे कि चर्चा ये क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप। देखिए प्रेम सर, जिस तरह से नीतीश कुमार अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। हालांकि शुरुआत में उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये वो अपनी सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन जैसे वो प्रधानमंत्री के साथ मिले और गृह मंत्री के साथ मिले, और इस मुलाकात को कई मायनों में जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसी मुलाकात होती है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर से प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन उनके साथ मंत्री ललन सिंह भी थे और साथ ही साथ बिहार के जो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो भी मौजूद थे। तो इस समय बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा काफी बनी हुई है कि हो सकता है कि जिस तरह से, क्योंकि आने वाले समय में राज्यसभा के भी चुनाव हैं, तो 5 राज्यसभा की सीटों को लेकर के चर्चा हुई, या कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर के भी उन शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला बिहार में विधानसभा चुनावों में, और भी कई सारे इसके मायने को जोड़ करके देखा जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि एक सिर्फ एक कर्टसी कॉल थी या शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई मायनों में ये अहम हो जाता है, क्योंकि जब वो दिल्ली के दौरे पर थे तो उनके जो बिहार के वर्किंग प्रेसिडेंट है जेडीयू के, संजय झा, उन्होंने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, वो राजनीति में एंट्री मारे। तो इस मायने को भी काफी ज्यादा जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चर्चा काफी ज्यादा तेज हो रही है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के। हालांकि जिस तरह से जो जानकारी सूत्र बताते हैं कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, राज्यसभा की सीटें और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के चर्चा जरूर हुई है, लेकिन निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के यहाँ पर चर्चा की बात जरूर की जा रही है। ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। रोहित, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि जेडीयू प्रवक्ता के पास मुझे जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी, जैसा कि बता रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से अलग अलग मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट विकास कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। अभी डबल इंजन की सरकार बनी है और बिहार की सम्मानित जनता ने जनादेश दिया और प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिए। और दिल्ली का ये जो दौरा हुआ है, ये डेवलपमेंट विकास कैसे हो, रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे रुके, उद्योग का कैसे, जो यहाँ उद्योग लगे बिहार में, इसी संदर्भ में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं।
कि बिहार में जनता ने जिस आस्था और विश्वास के साथ जो है हमको जनादेश दिया है, तो मैं निष्ठा ईमानदारी के साथ उनको जो है खड़ा उतरना है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और बहुत जल्द ही बिहार को विशेष पैकेज भी मिलेगा, सहयोग भी मिल रहा है और मिलेगा, और तीव्र गति से बिहार में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, रोजगार दी जाएगी, उद्योग का धंधा लगेगा और बेरोजगार को जो है रोजगार के लिए विशेष अवसर दिए जाएंगे। अगर श्याम सुंदर जी, मैं अगर डॉक्टर लुत्फुल्लाह जी की बात मानूं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दौरा बीजेपी जेडीयू गठबंधन को लंबी अवधि के लिए लॉक करने की कोशिश है? क्या आपको भी यही लगता है? जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जो उनका दौरा था, उनका एक ही उद्देश्य है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के अंदर ज्यादा रोजगार कैसे उत्पन्न हो, बिहार में बढ़िया सड़कें कैसे बने, बिहार के अंदर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा कैसे मिले, बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसका कैसे और विस्तार हो। इसी उद्देश्य को लेकर मुझे लगता है कि बातचीत हुई होगी, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे गृह मंत्री जी है, क्योंकि एनडीए का एक ही उद्देश्य है कि विकास, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे बिहार के विकास की बात हो। और बिहार ने तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो बिहार की जनता चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री यदि कोई हो तो नीतीश कुमार जी हो। मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। और साथ ही अभी बिहार के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा मिला है। बिहार से एक कार्यकर्ता नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल इस्तीफा भी दिया है। उस सीट की भी हो सकता है चर्चा हुई हो कि अब कौन कौन लोग नए मंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि उद्देश्य एक ही है, बिहार का विकास। ठीक है, कैबिनेट विस्तार की आप बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस पर चर्चा हुई होगी। रोहित आपसे जरा हम इस मुलाकात के मायने मतलब समझते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल जो गतिविधियां दिल्ली में होती हैं उस पर आपकी नजर रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि जब बिहार में चुनाव अभी नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, अब तो सरकार सुचारू रूप से चले इस पर बात होने को है और हो रही है। तो जब बिहार में चुनाव अभी दूर है तो भविष्य की राजनीति पर चर्चा अभी क्यों? आपको क्या लगता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? अगर आप नीतीश कुमार जी की राजनीति को देखें तो वो एक लंबे अरसे से चीफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक लंबे अरसे से प्राइम मिनिस्टर हैं। एक अनब्रोकन स्टिंट है दोनों का, दोनों के दोनों लगातार एक जगह 5 साल के बाद इस्तीफा देते हैं, दोबारा फिर बच जाते हैं। और उनके साथ भी ये दोनों इस लेवल पे हैं कैसे और क्यों हैं, ये पहले इस चीज की एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये दोनों के दोनों इस लेवल पे इसलिए हैं क्योंकि ये जननायक हैं। ये दोनों के दोनों पब्लिक के बीच में इनका जैसे पकड़ बहुत अच्छी है। तो ये पकड़ अच्छी कैसे है? क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की चार दीवारी में महदूद नहीं किया। इन लोगों का अच्छा लिंक है अपने कार्यकर्ता से, और कार्यकर्ता जो आके बताते हैं उस पर एक्शन होता है। इनके पास प्लान होता है, दे हैव अ प्लान कि हमें 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 15 साल में क्या करना है। वो प्लान इनके पास जो होता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये अभी आप बोल रहे हैं बिहार में इलेक्शन दूर है, नो डाउट दूर है। 2029 के इलेक्शन पर नजर है बीजेपी की और उसी हिसाब से प्लानिंग हो रही है। बिहार में इस समय नीतीश कुमार से बड़ा लीडर कोई नहीं। लालू जी अब बेनिंग फेज में जा चुके हैं, लालू जी अपना साइड हो चुके हैं। अब लालू जी का कोई पकड़ नहीं है और उनके बेटे की कितनी पकड़ है इस इलेक्शन में दिख गई, साफ बात। मैं कहीं वो कुछ नहीं बोल रहा। नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दोनों की जोड़ी बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है बिहार के लिए। कुछ भी कर लीजिए, जब ये साथ लड़ते हैं, जब ये साथ लड़ेंगे, आप देखिए कि ये कितने फ्लाइंग कलर्स के साथ आते हैं। पिछली बार महागठबंधन किस लेवल पे था, उससे पहले नीतीश जी साथ नहीं थे, बीजेपी डाउन थी, लेकिन जैसे ही नीतीश जी इलेक्शन के बाद साथ आए तो फिर से गवर्नमेंट बन गई। ये समझने की बात है
कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो अपने एक लंबे, उनकी भी एज हो रही है, नो डाउट अबाउट इट, और उनको भी ये बात पता है कि मैं ऑन एंड ऑन नहीं चल सकता। 10 साल बाद मेरा कुछ भी हो, उसके बाद बिहार को लीड कौन करेगा? अब वो ये कि लालटेन के हाथ में सब कुछ दे दें, चांसेस तो ऐसा नीतीश जी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एक नेक्स्ट जनरेशन, नीतीश कुमार अकेले ऐसे लीडर हैं, बोले तो रीजनल पार्टीज में, कि उन्होंने अपने होते हुए अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में न तो वो आना चाहते थे, ना उन्होंने आने दिया। वरना जितनी भी रीजनल पॉलिटिक्स पार्टीज हैं, सबके बच्चे बैठे हैं इसमें। अब क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा कि कौन इसको लीड करेगा भाई, ये तो बताओ, तो उन्होंने बोला होगा ठीक है मैं लेके आता हूं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है बात हुई हो, और कौन सी ऐसी रीजनल पार्टी है जिसमें फैमिली के लोग नहीं। मैं बताऊं तो कुछ तो ऐसी जिनमें बीवियां भी बैठी, पत्नियां बैठी, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें तो लीडर की काम वाली जो कि घर में सफाई करती थी, बाद में उन्होंने पत्नी बना लिया, तो उसे भी ले लिया था पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये सारी चीजें भी हुई हैं, हमने देखा है। तो ऐसी चीजें, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बेटी भी है भतीजा भी है, बेटी और भतीजे में स्प्लिट हो गया, तो ये चीजें हुई हैं। तो अगर नीतीश जी अपने बेटे को लाना चाह रहे हैं, तो वो सारे एलाइज से बात करेंगे और बेटे को लेके आएंगे, क्योंकि ऐसे में जब उनकी एज हो रही है तो उनको और ट्रस्टेड आदमी चाहिए जो कि अपनी पार्टी चलाएं। गवर्नमेंट में भले ही ना लाएं, लेकिन पार्टी में तो जरूर लाएंगे। पार्टी चलाने के लिए एक आदमी चाहिए होगा। ये भी है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, बिहार को पहले, मतलब आप बोले तो 80 के दशक में, 90 के दशक में और 90 के दशक के बाद तक पार्टीज बैठी थी जिन्होंने बिहार के डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ ये काम किया कि कागजों में पैसा बनाया और बहुत सारे झूठ बोले, डेवलपमेंट कुछ नहीं दिखा, सड़कें तक नहीं थी। रोहित, नीतीश के मन में क्या है मैं और समझूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा संदीप के पास चलना होगा। संदीप, हमें ये बताइए कि जैसे विपक्ष का आरोप है कि ये जो दौरा है वो जवाबदेही से ज्यादा सत्ता सुरक्षा की एक कोशिश है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है, ये आरोप इसलिए भी है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार को लेकर जो उनकी एक्टिविटीज है, कुछ चीजों को लेकर विवादों में घसीटा जाता रहा है, उसको लेकर ये लगता है कि कहीं किसी को एक मोहरा बनाकर नीतीश कुमार की जो कुर्सी है कहीं उसको रिप्लेस करने की कोशिश ना हो। देखिए प्रेम सर, जिस तरह से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार ये निशाना साधते रहा है इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन सत्ता बीजेपी चला रही है बिहार में, सम्राट चौधरी चला रहे हैं। और जब से उनके साथ सम्राट चौधरी दिल्ली का दौरा करके आए हैं, तो साफ तौर से विपक्ष लगातार निशाना साध रहे हैं कि सम्राट चौधरी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करूं तो बिहार के बीजेपी के कई नेता हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि आरजेडी नर्क हो चुकी है, आरजेडी खत्म हो चुकी है, और आरजेडी के कई नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और बीजेपी में आना चाहते हैं, जो सत्ता में है उनके साथ आना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से मैं रोहित सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि बिल्कुल हो सकता है कई मुद्दों पर बात हो, लेकिन नीतीश कुमार जरूर ये चाह रहे होंगे और उनको खुद भी इतना अनुभव है, और जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के वो खुद भी काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन में चुनावी प्रचार से पहले भी वो उनकी सेहत थोड़ी सी नासाज थी। तो उसके बाद वो जरूर चाहेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो कम से कम पहले पार्टी को, उनकी जो पार्टी उन्होंने इतनी मजबूती से बनाई है, तो पार्टी को जरूर लीड करे और उसके बाद ट्रस्टेबल बंदा हो जो बिहार की भी बागडोर अपने हाथ में ले। तो ये चीजें हैं इस समय। ठीक है, जेडीयू से प्रवक्ता डॉक्टर लुत्फुल्लाह जी हमारे साथ हैं, वो इस बात को और क्लियर करेंगे। क्या इस मुलाकात से ये साफ नहीं होता डॉक्टर साहब कि पटना से बड़ा फैसला अब नहीं होगा? अब जो भी बड़ा फैसला होगा वो दिल्ली की सहमति से होगा, इसलिए बार बार अब चक्कर लगाना पड़ेगा नीतीश कुमार को भी और सम्राट चौधरी को भी, यानी कि जो बड़े फैसले होंगे आला कमान के जरिए होंगे। इसलिए चाहे पैकेज की बात हो, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, राज्यसभा को लेकर हो या कोई और मुद्दा। देखिए,
हम लोग जो है एनडीए घटक दल जो है, हम लोग बड़ी निष्ठा ईमानदारी से हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। सभी की सहमति से, सभी के सहयोग से हम लोग जो प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत हासिल किए हैं। और निश्चित तौर पर कोई भी जो काम होगा, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, रोजगार का हो, पैकेज का हो, हम लोग मंथन करेंगे ही, मशवरा करेंगे ही, क्योंकि हम लोग 5 दल हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग जो है एकजुट हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और बिहार में जितना डेवलपमेंट 20 वर्षों में हुआ, और उस डेवलपमेंट में और तीव्र गति से और डेवलपमेंट होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि डबल अच्छा, इंजन की डॉक्टर सरकार है। साहब, जी डॉक्टर साहब, एक और बात है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। निशांत कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं कि ये मुलाकात क्या अब विराम लगा देगी इस बात को लेकर, या और इसमें आग लगाने का काम करेगी कि जेडीयू अब किसके हाथ में है? क्योंकि नीतीश कुमार के बाद तो कोई नेता ही नहीं दिखाई पड़ रहा आपके यहाँ जो पार्टी को आगे लेकर चले। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वमान्य नेता है, और वो बिहार ही नहीं पूरे विश्व में इकलौता नेता है जो डेवलपमेंट, विकास और ईमानदार और स्वच्छ छवि के, ऐसा मुख्यमंत्री आपको बिहार में नहीं मिलेगा। अब रही बात निशांत कुमार उनके पुत्र हैं, तो हमारी जदयू पार्टी में उनका स्वागत है, आए, बहुत अच्छी बात है, सेवा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तमाम फॉर्मूलों के बीच में एक फॉर्मूला ये भी है, कहा जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। नीतीश कुमार को दिल्ली की पॉलिटिक्स में लेकर आने की बात है, राज्यसभा का टिकट दे दिया जाएगा। क्या आपकी जानकारी आपके पास में है क्या कुछ ऐसा? देखिए माननीय, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली गए थे, वो डेवलपमेंट, विकास, रोजगार से संबंध में बात करने के लिए गए थे, विचार करने के लिए गए थे, ऐसा इसमें कुछ नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आप ये बताइए कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, तो अगर उत्तराधिकार की बात चली तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का रुख क्या होगा और किस तरीके से, जो खासकर ये निशांत कुमार और ये नीतीश कुमार की जो बात चल रही है उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, बिल्कुल है, पहले भी थी, आज भी है। लेकिन परिवारवाद का मतलब क्या है कि क्या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? एक कार्यकर्ता के रूप में किसी का भी स्वागत है, और उसकी क्षमता के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार उसको पार्टी काम देती है, पार्टी काम करवाती है। मैं मानना यह है कि नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे वो सीएम बने रहेंगे, क्योंकि एनडीए वो घटक है, भारतीय जनता पार्टी वो है जो जिन दलों को अपने साथ लेती है, लास्ट तक उनके साथ लेकर चलती है, जो वादा करते हैं उस वादे को निभाती है। अभी जो दिल्ली में जाना हुआ वो विकास के लिए जाना हुआ है। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने अपने बेटे के लिए कोई बात नहीं की होगी, और बेटे को लाना होगा तो उनका स्वागत है। पार्टी कार्यकर्ता, वो अपनी पार्टी कार्यकर्ता है, तो उनकी पार्टी जैसे उनको चाहेगी उनको संगठन में लगाएगी, उनका अच्छा इस्तेमाल करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम एक दूसरे घटक दल हैं, तो जो भी नीतीश कुमार जी अपने बेटे के लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, जो उनको वादा किया उस वादे के अनुसार। लेकिन सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है वो बिहार का विकास है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। लेकिन श्याम सुंदर जी, एक चर्चा ये भी हो रही है कि बिहार में जो सत्ता की चाबी है वो सम्राट चौधरी के पास है, और सम्राट चौधरी सरकार चला रहे हैं, और वो जो कुछ भी फैसला हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है। तो नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की बात चल रही है, और वो किस तरीके से रिप्लेस होगा उस पर मंथन है। और जिस फॉर्मूले के साथ नीतीश कुमार दिल्ली आए थे उस पर आला कमान ने हामी नहीं भरा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अपने कार्यशैली करने, अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जल्दी से निर्णय होने वाला है। मैंने फिर कहूंगा कि जब तक नीतीश कुमार जी चाहेंगे वो मुख्यमंत्री हैं, जब नीतीश कुमार जी स्वयं कहेंगे कि हाँ मुझे रेस्ट चाहिए या कोई ऐसी बात आएगी, तभी कोई दूसरा फैसला हो सकता है।
और नीतीश कुमार जी सक्षम है, बिहार को अच्छे चला रहे हैं, विकास करने में लगे हैं। जो पहले जंगल राज था उस जंगल राज को इन्होंने खत्म किया है और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब उनका मन होगा, उनको लगेगा कि हाँ कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो चाहे इनकी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री बने, तभी इसका बदलाव होगा। ठीक है रोहित, आपसे सीधा सवाल है। बात तो हो गई बीजेपी की, बात तो हो गई जेडीयू की, बात हमने ये भी कर ली मुलाकात की, और ये दोनों पार्टी के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो अग्रवाल जी हो या लतीफुल्ला जी हो, ये दोनों बता रहे हैं कि क्या बात हुई होगी और एजेंडा क्या रहा होगा और आगे कैसे ये चलने वाले हैं। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल, और मैं चाहता हूं कि सीधा सवाल का आप सीधा जवाब दीजिए, ताकि आप न्यूट्रल हैं, पत्रकार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप न्यूट्रल तरीके से अपनी बात को रखेंगे, कि क्या यह मुलाकात तेजस्वी यादव और विपक्ष के लिए सीधा कोई राजनीतिक मैसेज भी देने का काम कर रहा है? ये मुलाकात ही राजनीतिक मैसेज नहीं दे रही है। राजनीतिक मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे आदमी को या अमित शाह जी को बहुत सारे तरीके हैं और वो दे रहे हैं, वो हर बार देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक बात ये कि ऑपोजिशन की सिचुएशन, देखिए ये कुछ जोक्स चल रहे थे। जोक्स ये थे कि चीफ मिनिस्टर भी वही, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी वही, तो ये इलेक्शन क्या लालू परिवार में फूट डलवाने के लिए करवाया था। सच बात ये है, इस इलेक्शन से और कुछ नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर सेम है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सेम है, आपकी मोरओवर कैबिनेट भी सब लगभग सेम है। बस हुआ क्या है कि लालू परिवार में अच्छी फूट पड़ गई है। तो जो खुद संगठित नहीं है, जिसकी हालत इस समय ये है कि वो खुद टूटा पड़ा है, उसको संकेत इस समय देने का मतलब नहीं बनता है। इससे संकेत बिहार की जनता के पास जा रहा है और देश की जनता के पास जा रहा है। एक परिवारवाद पे मैं बोलूं तो बीजेपी में भी ऐसा हुआ है कि लीडर्स के बच्चे इलेक्शन लड़े, बहुत सारे हैं, अनुराग ठाकुर हैं और क्या बोलते हैं उन्हें, पीयूष गोयल हैं, ठीक है। लेकिन ये बीजेपी में जो परिवारवाद है वो इलेक्टेबल्स के लेवल तक, मतलब कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत सकते हैं तो आइए, वरना आपको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक आदमी इलेक्शन हारे और हारता रहे या जीत ना पाए, उसे राज्यसभा से लाया जाए सिर्फ इसीलिए लाया जाए कि वो एक आदमी का बेटा। मैंने ये देखा है, अनुराग ठाकुर इस समय मंत्री नहीं, ठीक है, और बताऊं तो और भी 10 ऐसे लीडर्स थे जो कि इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टीज में टॉलरेट किया जा रहा था। यहां पर बीजेपी में, या बोलूं तो बीजेपी के एलाइज की तो मैं क्या बात करूंगा, बीजेपी के जितने भी एलाइज हैं उनका अपना एक स्टेटस है, बीजेपी उसमें इंटरवीन नहीं करती। हाँ, जहां तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी अकेले काम नहीं करती, एक पूरा वहां पर एक पूरी ग्रुप है। कोई भी बोलूं तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है और 10 ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनको बार बार आइडियाज देते रहते हैं, ब्रीफिंग्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इसकी सिचुएशन ये है, इसकी सिचुएशन ये है और आपको अब ऐसे काम करना है। तो उस आइडिया को प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी माने ना माने वो उनकी मर्जी है। लेकिन एक खतरा तो हमेशा रहता है, एक खतरा तो हमेशा रहता है कि ऑपोजिशन कैसे भी अपने आप को उठा सकती है। अब इंडिया अलायंस बना ही था ना, आज टूट गया दूसरी बात है। इससे पहले गुजरात में जो इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, पिछला वाला रिजल्ट देखें आप, बीजेपी के हारने की 90% संभावना थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उस इलेक्शन को मैनेज किया, रिमार्केबल। 100 सीट क्या, 99 सीट थी, ठीक है, गवर्नमेंट बन गई। तो ये लोग पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, बीजेपी के जो इस समय टॉप पे बैठे हैं वो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता राजनीतिक समझ तो रखता है। तो ये इनको जो करना है आगे करेंगे तो जरूर, लेकिन लालू यादव एंड फैमिली, उसके अंदर पड़ी हुई फूट का अभी तक नहीं पता, लेकिन आगे फायदा जरूर मिलेगा। जैसे कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में फूट पड़ी थी और वो बीजेपी में घुसे थे। हम वेट करेंगे कि कब रोहिणी आचार्य और दूसरे जो लोग हैं वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। ठीक है,
यानी कि समय, थोड़ा सा समय की कमी पड़ रही है, लेकिन मैं अंतिम अपने पड़ाव पर आ चुका हूं और इसको वाइंड अप करने की समय पर मैं आ चुका हूं। अंतिम सवाल मैं सबसे ले रहा हूं संक्षेप में। संदीप, सवाल अंतिम है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जो बोलेंगे उससे एक तस्वीर जो है वो बड़ा क्लियर होगी, क्योंकि आप सब कुछ देखते हुए समझते हुए बताएंगे। वो जो सबसे अहम सवाल है, क्या ये मुलाकात बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार कर रही है? जी प्रेम सर, जब इस तरह की मुलाकात होती है और जिस तरह से रोहित सर ने भी बताया, तो जाहिर सी बात है, ये कहने की बात अलग है कि शिष्टाचार मुलाकात हुई होगी, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, ये कोई एक आने वाले एक राजनीतिक हलचल की एक आहट है। और जिस तरह से नितिन नवीन का भी दौरा हुआ और जिस तरह से वो भी चाहे बंगाल के चुनाव को लेकर के ही उन्होंने कहा, लेकिन संकेत कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भी घटनाक्रम पिछले 10-15 दिनों में हुआ है, वो ये साफ दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ा कदम होने वाला है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। राजनीतिक हलचल काफी तेज है इस तरह। डॉक्टर लुत्फुल्लाह जी, संक्षेप में आप भी बताइए, आप क्या देख रहे हैं इस मुलाकात के बाद? क्योंकि चर्चाएं जब हो रही हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। आप क्या देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति आगे किस तरह या किस मोड़ पर जाकर कुछ टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना, क्या आने वाला है? देखिए, हम लोग एनडीए बिल्कुल एकजुट है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिए और दिल्ली का सफर किए। वो मुलाकात किए इसीलिए कि बिहार में जो हमने वादा किया है जनता से, जनादेश जो मिला है जनता का, हम जो वादा किए हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, जिसमें से 50 लाख जो है रोजगार के अवसर प्राप्त दिए जाएंगे, 50 लाख जो नौकरी दी जाएगी। और बिहार में जो बचे वो जितने भी डेवलपमेंट है, काम है, उसको कैसे तीव्र गति दिया जाए, इसी संदर्भ में मुलाकात हुई है। और आप लोग तो हम क्या बताएं, वो निकालते हैं तिल का ताड़, इसमें कुछ है नहीं। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं और यही सब बात है। और बिहार में कैसे डेवलपमेंट हो, विकास हो, रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त दिए जाए, नौकरियां कैसे दी जाए, कल कारखाना कैसे खोला जाए बिहार में, जनता का जो जनादेश दिया गया है, जनता पर किस तरह हम खड़ा उतरे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है डेवलपमेंट, विकास और ईमानदार नेता के साफ सुथरा छवि के लिए जाने जाते हैं। और जनता का जो मैंडेट मिला। श्याम सुंदर जी, आप भी इसी बात को रिपीट करेंगे कि आने वाले समय में आपको लग रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होने वाला है बिहार में? जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही होगा। जब तक वो चाहेंगे वो सीट पे बैठे हुए हैं और वो सीट पे बैठे रहेंगे। कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, केवल विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। और उसके अलावा विकास के अलावा मैं समझता हूं कोई भी चर्चा नहीं है। और जो अभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत के साथ बिहार के अंदर जीत दर्ज की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को काम मिलने वाला है कि जो जनता की समस्याएं हैं, घर घर जाके उन समस्याओं को उनसे बातचीत करें, समस्याओं को समझें, उनकी एक एक समस्या का समाधान हो। आने वाले समय में ये सब होने वाला है और मुझे तो इसी विषय पे चर्चा हुई हो। ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, फिजिकली और मेंटलिटी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, सक्षम है, काम कर रहे हैं और करेंगे। डेवलपमेंट में और गति आएगी, रोजगार के और अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए सब लोग इत्मीनान रहिए। और बिहार में एकदम 5 साल सरकार चलेगी, बहुत निष्ठा ईमानदारी से चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रोहित जी संक्षेप में बता दीजिए अंतिम में कि बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं और कहां जाते हुए देख रहे हैं? मुलाकात तो थोड़ा साइड कर देते हैं, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो शेयर कर लीजिए संक्षेप में। एक चीज बहुत क्लियर है कि लोगों ने मैंडेट ऐसा दिया है
कि बीजेपी या नीतीश जी दोनों या जेडीयू दोनों के दोनों ऑपोजिशन के साथ मिलकर के गवर्नमेंट नहीं बना सकते, बहुत क्लियर वर्ड्स में। तो इन दोनों को साथ रहना मजबूरी है। दूसरी चीज, बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर बने, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी 2029 का लोकसभा इलेक्शन भूल जाए, क्योंकि नीतीश जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा और बीजेपी साथ होगी। अगर ये दोनों स्प्लिट किए तो आप 40 में से मान लीजिए जो यूपी का हाल हुआ है ना इस बार, आपको 30 के आसपास, 30-36 के आसपास सीट मिली है, वैसी ही मिलेंगी। तीसरी चीज, बीजेपी में या जेडीयू में, दोनों में इस देश में ऐसा हो चुका है कि एक चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने नौकरानी से अपने ही घर में झाड़ू पोछा करने वाली उसके साथ अफेयर किया, शादी की, उसको पार्टी संभालने के लिए दी, वो पार्टी संभाल रही थी। ऐसा अराजक था, ना तो जेडीयू में होगी ना बीजेपी में होगी, या बीजेपी की किसी एलाई में नहीं हो पाएगी। बीजेपी में तो खैर इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है कि आप अपने बच्चे को नहीं ला पाते, आप खुद भी काम नहीं कर रहे तो भी आपको भी साइड लाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप 16 घंटे काम करेंगे तो ही चल पाएंगे। तो ये इसको संभल के रखिए कि अगले 5 साल ये दोनों बैठे हैं, बीजेपी और जेडीयू दोनों बैठे हैं, नीतीश वहां पे आराम से बैठे हैं। यस, एक प्रॉब्लम है, नीतीश जी को अपना सक्सेसर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एज हो रही है, अब ज्यादा दिन, मतलब मैं ये नहीं सोच सकता, मैं ये सोच सकता हूँ योगी जी से कि वो 30 साल तक यूपी की सेवा कर दें, लेकिन मैं नीतीश जी से नहीं उम्मीद करता। बिल्कुल, यानी कि आज की जो चर्चा हमने की, आज की बहस से ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को केवल औपचारिक मुलाकात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक राजनीतिक कदम है जिसका मकसद बिहार की सत्ता को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता को खत्म करना है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मजबूत करने के साथ साथ भविष्य की राजनीति में संकेत भी दिए गए, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, गठबंधन की मजबूती हो या आगे की सियासी दिशा। फैसले अब अटकलों पर नहीं, बातचीत पर आधारित दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में पटना की राजनीति में जो भी बदलाव होंगे, उनकी जड़ें इस दिल्ली मुलाकात में जरूर दिखाई देंगी। यही वजह है कि ये दौरा सिर्फ खबर नहीं, एक राजनीतिक संकेत है। चार बीजेपी से जुड़े आपका डॉक्टर साहब, आपका रोहित शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट आपका, और संदीप हमारे सीनियर रिपोर्टर आपका, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे पर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।